हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट की थी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। आज जो हमारा स्फीयर होगा वो कंडक्टिंग स्फीयर होगा और उस कंडक्टिंग स्फीयर की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या कंडक्टिंग स्फीयर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से ज्यादा होगी कि कम होगी। मींस उन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसका सेंटर हमारे पास O है। कंडक्टिंग स्फीयर की खास बात ये होती है कि जो भी हम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को देते हैं वो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, अनलाइक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो हम चार्ज दे रहे थे वो उसके अंदर पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट आज जो हमारा स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर में हम जो भी चार्ज देते हैं वो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा और इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी से हमारा क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स इस कंडक्टिंग स्फीयर को हमने क्यू चार्ज देना है जो कि अभी इंफिनिटी पर है। तो इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाकर इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन जो है इस कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या। मान लीजिए जो हमने चार्ज इंफिनिटी से यहां पर लेके आना है वो हमारे पास 100 कूलम चार्ज है। पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो होगा। मान लीजिए हम इस 100 कूलम में से 10 कूलम चार्ज जो है वो इसके ऊपर लेके आते हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से 10 कूलम चार्ज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इस 10 कूलम चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको इस 10 कूलम चार्ज के बाद कोई थोड़ा सा चार्ज और लेके आना है, मान लीजिए वो चार्ज जो है वो dq है। अगर आप इस dq चार्ज को आप इंफिनिटी से यहाँ लेके आएंगे इसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि इसके सरफेस पर आप पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है dq और लेके आ रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने कितना चार्ज लेके आना है, हमने टोटल चार्ज q लेके आना है। तो हमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिला होगा उसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें बिटवीन लिमिट्स 0 टू q, पहले हमारे पास चार्ज जो है वो 0 था इसके ऊपर, फाइनल चार्ज जो है वो कैपिटल Q होगा। अगर हम उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें बिटवीन लिमिट्स 0 टू कैपिटल Q तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, जो हमें करना पड़ेगा इस Q चार्ज को इस सरफेस के ऊपर असेंबल करने में, और वही वर्क डन जो है वो इस कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी कहलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग इट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर की उस वर्क डन के बराबर होती है जो हमें करना होता है
इस क्यू चार्ज को यहाँ इंफिनिटी से उठाकर इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हमें वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी कहलाया जाएगा। इन अ कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक चार्जेस रिजाइड्स एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस। कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमारे पास डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे थे उसको, वो उसके वॉल्यूम में उसके अंदर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जबकि आज के केस में कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस पर ही रिजाइड करेंगे और आउटर सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Let Q be the charge initially at infinity to be assembled onto the conducting sphere of radius r। मान लीजिए जो हमने चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर को देना है वो अभी इंफिनिटी पर है और इस चार्ज को हमने इंफिनिटी से उठाकर इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। लेट Q be the initial charge assembled onto the conducting sphere in time t। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस Q चार्ज में से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके इंफिनिटी से उठाकर इसके सरफेस पर लाते रहेंगे, इसके सरफेस पर असेंबल करते रहेंगे। मान लीजिए टी टाइम के बाद इस प्लस क्यू चार्ज में से क्यू चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर हमने असेंबल कर दिया है, जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहां पर लाने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडक्टिंग स्फीयर पर टाइम t इक्वल टू 0 पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से इस कंडक्टिंग स्फीयर का कोई भी पोटेंशियल जो है इसके सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमें कोई भी वर्क डन जो है वो नहीं करना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहां पर लाने के लिए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर एट टाइम t इज गिवन एज। अब इस क्यू चार्ज के कारण t टाइम पर इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा k q बाय r, जहां पर k जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्यू चार्ज के कारण इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास v है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज में से क्यू चार्ज तो हम ले आए, अब हम थोड़ा सा और चार्ज डी क्यू इंफिनिटी से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अब कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें उस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा इस डी क्यू चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए। वो वर्क डन कितना होगा, आइए उसको फाइंड करते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू टू ब्रिंग एन इनफिनिशिमल चार्ज dq from infinity onto the conducting sphere is given by। अब हम dq चार्ज को, जो कि एक इनफिनिशिमल चार्ज है, मींस एक स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है, उसको इंफिनिटी से कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन जो है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, जिसे हम dw से डिनोट करेंगे। और आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई जो चार्ज आप लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल है कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर v मल्टीप्लाई चार्ज जो आप लेके आ रहे हैं वो है dq। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर, यूजिंग 1 in 3 वी गेट dw इज इक्वल टू kq बाय r। v की वैल्यू हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई dq, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो dq चार्ज लाने के लिए, इंफिनिटी से dq चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए हमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है वो ये है। बट हमें टोटल चार्ज कितना लेके आना है, क्यू चार्ज जो है वो लेके आना है इंफिनिटी से और इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली असेंबल करना है, जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस कंडक्टिंग स्फीयर पर जो टोटल चार्ज आएगा वो हमारे पास कैपिटल क्यू आएगा, जो कि पहले इंफिनिटी पर था। अब इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करके। तो आप लिखेंगे टोटल वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी ऑन टू द कंडक्टिंग स्फीयर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4 बोथ साइड्स, दैट इज
तो हमें टोटल जो वर्क डन करना पड़ेगा क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस कंडक्टिंग स्फीयर पर लाने के लिए, इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर असेंबल करने के लिए, वो हमें कैसे मिलेगा, हमें दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन करना होगा। टोटल वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू डीडब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है के क्यू बाई आर डी क्यू, और जो लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी 0 से लेके कैपिटल क्यू तक, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर पर इनिशियल चार्ज जो है वो 0 था और फाइनल चार्ज जो है वो हमारे पास कैपिटल क्यू है। तो यहाँ से k बाई आर जो है वो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेते हैं। सो w इज इक्वल टू k बाई आर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल क्यू क्यू डी क्यू, क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर 0 टू क्यू। तो पहले स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू पुट करेंगे, फिर स्मॉल क्यू की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा w इज इक्वल टू k बाई आर कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2, 0 बाय 2 जो है वो 0 होता है, तो w की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने w की वैल्यू यहाँ तक फाइंड कर ली थी k क्यू स्क्वायर बाय 2r, तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह हमने पुट कर दिया, साथ में है q स्क्वायर बाय 2r, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू q स्क्वायर 4 टू जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं वर्क डन जो हमने किया है कैपिटल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाकर कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर असेंबल करने में, यही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और यही होगी हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्क डन आप देख रहे हैं ये वाला, और चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, यही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी होगी कंडक्टिंग स्फीयर की, तो जिसे हम U से डिनोट करेंगे, U कंडक्टिंग इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाय 2r या फिर U कंडक्टिंग इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन भी लिख दीजिएगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली है, जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R होगी। पिछले लेक्चर में हमने नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस r था उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, जो कि ये निकल के आई थी U नॉन कंडक्टिंग इज इक्वल टू 3k क्यू स्क्वायर बाय 5r। तो अगर हम U नॉन कंडक्टिंग और U कंडक्टिंग से डिवाइड करें, मींस 3k क्यू स्क्वायर बाय 5r को k क्यू स्क्वायर बाय 2r से डिवाइड करें, तो q स्क्वायर से q स्क्वायर, k से k, r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 2 जो है वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास 5 रह जाएगा। तो U नॉन कंडक्टिंग बाय U कंडक्टिंग जो है वो 6 बाय 5 आ जाएगा, जो कि 1.2 होता है। तो U कंडक्टिंग को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा U नॉन कंडक्टिंग इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स U कंडक्टिंग, मींस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस से 1.2 टाइम जो है वो ज्यादा होती है। मींस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। और ये कब ट्रू होगा? जब दोनों स्फीयर्स की कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस सेम हो और दोनों को हम सेम चार्ज असेंबल करें, जो कि होगा कैपिटल क्यू। तो उस केस में हमें ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपको ये डराइव करना होगा, साथ के साथ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की डेरिवेशन भी करनी होगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपको आज वाली डेरिवेशन भी करनी होगी और पिछले लेक्चर वाली डेरिवेशन भी करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।